हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, पिछली क्लास में बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसका डेरिवेशन तो बहुत ही सिंपलेस्ट इक्वेशन का हमने देखा था कि कैसे हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करके एक सिंपल स्टैंडिंग वेव का यूज करके उसमें डी ब्रोगली और अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी इन सब बातों को इन्वॉल्व करके हम लोग किस तरह से इसको डिराइव किए थे। ठीक है ना बच्चों? नाउ इसके सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, है ना। वी आर जस्ट ट्राई टू फाइंड व्हाट इट रिफ्लेक्ट। इसका सॉल्यूशन क्या कहता है, इसका सॉल्यूशन मैनिफेस्टेशन किस चीज का है, इसके सॉल्यूशन को हम कैसे अंडरस्टैंड करें, वो सारी बातें हमको मालूम चलती है बच्चों। हमने काफी कुछ डिस्कस किया था। आपको याद होगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ क्वांटम इक्वेशन और इसके सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स हम लोग सब पढ़े हुए हैं ना, NLMS आपने जरूर सुना होगा। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, है ना। NLMS क्वांटम नंबर्स, इनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आने वाली क्लास में बच्चों। एक दो लेक्चर और लगेगा, पूरी तरह खत्म हो जाएगा एंड वी विल लर्न कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों कैसा है। और नॉट ओनली दैट, इस पे कोई भी सवाल पूछा जाएगा, आई बिलीव, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप लोग बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसका आंसर करोगे। सो बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, आपको याद है ना, मैंने कहा था इसके सॉल्यूशंस को देखा गया तो 4 पैटर्न्स को फॉलो कर रहे थे, 4 बिहेवियर को, एंड देयरफॉर वी हैव डिवाइडेड the solution of Schrodinger wave equation in 4 different categories, and out of 4 categories we have explained, I have explained you 3 categories. Today we will see the 4th one. Now S, P and D orbitals. Okay बच्चों, चलिए हम बताते हैं कुछ और बातें आपको। मैंने आपको बताया था कि इसके सॉल्यूशन 4 कैटेगरीज में है। जब उनको अध्ययन किया गया, जब उनको स्टडी किया, पाया गया कि उनका जो बिहेवियर है वो 4 तरह का है। जैसे हम कहें कि इंडिया में 6 तरह के लोग रहते हैं, 4 तरह के लोग रहते हैं, ऑन डिफरेंट देयर नेचर इन देयर बिहेवियर। सिमिलरली यार जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो साई की वैल्यू आई, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग, साई आता है और ई आता है। इसको सॉल्व करने से साई आता है और उसे करस्पॉन्डिंग एनर्जी ई आती है। मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग श्रोडिंगर पे बेहतर होगी, किसी की तुलना में बेहतर होगी। आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर पाओगे, आप किसी को बता पाओगे बड़े अच्छे से। अगर आपने मेरी बात मानी होगी, मैंने कहा था एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मैंने आप लोगों से गुरु दक्षिणा भी यही मांगा था, गुरु पूर्णिमा को, कि मुझे डिसिप्लिन से फॉलो करो आप। तो अगर आपने मानी होगी तो एनसीईआरटी पूरा समझ में आ रहा होगा आपको कि अच्छा ये कह रहा है ये, और एनसीईआरटी में सारी बातों को एक लाइन में लिख दिया है, सो यू शुड नो इट, यू शुड गो थ्रू। तो बच्चों सॉल्व करेंगे तो साई निकल के आता है, ई निकल के आता है। और इस साई को जब हम अध्ययन करते हैं, जब पढ़ते हैं, तो 4 टाइप्स के हैं ये 4 तरह के होते हैं जो उनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे। और हमने पहला देखा था फर्स्ट, जो एस ऑर्बिटल कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन किसका होता है बच्चों? रेडियस का, जिसको स्फेरिकल बोलते हैं। वो नॉन डायरेक्शनल है, वो सारी दिशाओं में इक्वल है बच्चों। ओके, तो मैंने कहा था इनके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। एल मतलब एंगुलर क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, वो मैंने आपको बताया हुआ है। दूसरा बच्चों, दूसरा सॉल्यूशन है वो साई का जो वैल्यू है वो रेडियस पर डिपेंड करता है और किसी एक डायरेक्शन पे, एक्स पे या वाई पे या जेड पे। याद है आपको? मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। ठीक है, तो इसके पी ऑर्बिटल बोलते हैं। कौन सा ऑर्बिटल? पी। और इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1। एंड थर्ड वन जो है बच्चों, तीसरा जो है, ये मैं आपको बस याद करा रहा हूं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जो साई की वैल्यू है वो रेडियस पर डिपेंड करता है और किसी 2 डायमेंशन पे, एनी 2 डायमेंशन, सपोज ये एक्स और जेड पे डिपेंड कर रहा है। ओके, सो इसको बोलते हैं हम लोग डी ऑर्बिटल। और इसके लिए एल की वैल्यू होती है 2। ठीक है,
नाउ कुछ बातें मैं आपको और याद दिला दूं बच्चों, कुछ बातें मैं आपको और याद दिला देता हूं कि L की दी हुई वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ L, सपोज 1, जो M की वैल्यू होती है ना, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, -L से लेके 0 से लेके +L तक होता है, राइट। और ये L M की जितनी वैल्यूज होती हैं, सब लोग नोट कर लेना इसको ध्यान से। ये एक बार मैं अगेन आपको क्वांटम नंबर डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो वहां फिर से डिस्कस करेंगे, है ना। सो अगर M की जितनी वैल्यूज होती हैं, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ M, उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो M रिफ्लेक्ट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, M रिफ्लेक्ट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। और एनर्जी मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू N + L। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ N और L पे डिपेंड करता है। एंड अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हुआ तो एनर्जी सिर्फ N पे डिपेंड करता है। मैंने आपको भी बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, यस नो। सो बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, जितने M की वैल्यूज होती है, एंड M के वैल्यूज के ऊपर एनर्जी डिपेंड नहीं करता है। M के ऊपर एनर्जी डिपेंड नहीं करता है, मतलब इन जितने भी ऑर्बिटल हैं, इन सभी की एनर्जी सेम होगी। दे विल हैव इक्वल एनर्जी, उन सभी की एनर्जी सेम होगी। और इसी जिनकी एनर्जी इक्वल होती है उनको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट। सो ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। मैंने फिर क्या बोला? L की दी हुई वैल्यू के लिए M की वैल्यू -L से +L तक होती है, इंक्लूडिंग 0। और M के ऊपर एनर्जी डिपेंड नहीं करता है, M के ऊपर एनर्जी डिपेंड नहीं करता है। एंड देयरफॉर इन सबकी एनर्जी इक्वल होगी, एंड देयरफॉर ऑल दीज आर कॉल्ड डीजेनरेट, DEGENERATE। डीजेनरेट मींस दे हैव इक्वल एनर्जी लेवल। ओके, आप लोग नोट करते रहिए बच्चों, ये बातें मैं पहले पढ़ा चुका हूं पीछे, फिर से रिपीट मार रहा हूं और एक बार और बताऊंगा आपको। तो अगर L की वैल्यू बच्चों मैं 2 ले लेता हूं, सो M की वैल्यू क्या होगी? -2 -1 0 +1 एंड +2। ये वैल्यूज कितनी हुई? 5। 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज हुई। सो देयर विल बी 5 ऑर्बिटल्स। अब नाउ सी, ये L की वैल्यू 2 है तो कैसे ऑर्बिटल होंगे? D ऑर्बिटल्स होंगे, तो 5 D ऑर्बिटल्स। और ये M के डिफरेंट वैल्यूज हैं, ना तो N की वैल्यू डिफरेंट है, ना ही L की वैल्यू, एंड देयरफॉर इनको हम बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और दीज ऑल आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके, सो M की जितनी वैल्यूज होंगी उतने ऑर्बिटल्स होते हैं, उन सबों की एनर्जी इक्वल होगी, उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और M की वैल्यू कितनी होगी वो L पे डिपेंड करता है, राइट। बहुत अच्छे, चलिए अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बहुत ही लड्डू सवाल है, जनहित में जारी, फॉर पब्लिक वेलफेयर, सभी को आंसर करना है। तो कम ऑन, दिस क्वेश्चन, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल इज, इनमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन डायरेक्शनल है? चलिए, सो नाउ नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल इज S ऑर्बिटल। मैंने आपको, जो आपने बिल्कुल सही किया, आप लोगों ने सही उत्तर दिया, आंसर इज D। और ये पता है ये एक कंपटीशन क्वेश्चन है, आप सोचो कितने आसान सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। सारे आसान नहीं होते, कुछ आसान पूछे जाते हैं। नॉन डायरेक्शनल डजंट मीन कि उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। नॉन डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? वो सारी डायरेक्शंस में इक्वली ओरिएंटेड होता है। इट इज इक्वली ओरिएंटेड इन ऑल डायरेक्शंस, इज हर तरफ, एंड दैट्स व्हाई इट्स स्फेरिकल। कैसा होता है ये? स्फेरिकल। ओके बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही शानदार बातें बताऊंगा, मजेदार बातें, बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक तो मैंने आपको ये सिखाया कि L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 3। तो L की वैल्यू 0 होगी तो S ऑर्बिटल, बच्चों याद है आपको, अगर L की वैल्यू 1 होगी तो P ऑर्बिटल, 2 होगी तो D ऑर्बिटल, एंड 3 होगी तो F ऑर्बिटल। ओके, ये वेव फंक्शन से डराइव हुए हैं। किससे बच्चों? वेव फंक्शन से। तो इनका वेव फंक्शन का जो डायग्राम मिलता है उसी आधार पे इनका नाम दिया गया है। S फॉर शार्प, शार्प है ना, इनमें शार्प लाइंस मिलती हैं जिनको भी बताने की जरूरत में नहीं समझता। इनमें जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, आगे थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आगे, राइट। तो ये सब उनके फर्स्ट टर्म को लेके नाम दिया गया है। P फॉर प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, ओके।
डी फॉर प्रिंसिपल मतलब मुख्य, मेन। डी फॉर डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड। एंड एफ फॉर फंडामेंटल, फंडामेंटल। सो एसपीडीएफ ये कहां से आता है बच्चों? एल की वैल्यू से आता है। अगर एल की वैल्यू 0 है दैट विल बी एस ऑर्बिटल, एंड ये शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल वर्ड से डिराइव्ड है। ओके बच्चों, समझ में आया आपको? एंड द आंसर इज 3s। नेक्स्ट, आज हम लोग कुछ बहुत ही शानदार सीखने वाले हैं। आपको मैं साई के विषय में कुछ बहुत ही गहराई से बताने वाला हूं, एंड आई नो कि आप लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हो सीखने के लिए। यस, लेट्स सी द फोर्थ ग्रुप। जो सोल्यूशन का बच्चों मैंने 3 ग्रुप समझा दिया था। द फोर्थ वन इज जब साई की वैल्यू आर पे डिपेंड करती हो और 3 डायमेंशन इन स्पेस, स्पेस में तीनों डायमेंशन एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड करता हो, तो साई इज फंक्शन ऑफ आर एज वेल एज एक्स वाई एंड जेड, तीनों पे डिपेंड करता हो। ओके, तो इसको, इसके लिए एल की वैल्यू कितनी आती है? 3। इसको बोलते हैं एफ ऑर्बिटल। एंड वी नो कि अगर एल की वैल्यू 3 है तो एम की वैल्यू क्या होगी बच्चों? -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। ये कितनी वैल्यूज हुई बच्चों टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। ये एल की वैल्यू 3 के लिए F, 7 F ऑर्बिटल्स होंगे। और चूंकि इनके सिर्फ ओनली M का वैल्यू चेंज हुआ है, N और L सेम है, इसलिए सब कैसे होंगे बच्चों? डीजनरेट होंगे। ये क्या हो बच्चों? 7 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। 7 क्योंकि 7 इसलिए मैंने बोल दिया यार दोस्त कि आगे पढ़ाना है तो आप थोड़ा वेट करो, ठीक है बेटा? एंगुलर मोमेंटम, राइट? क्योंकि वो जब क्वांटम नंबर सिखाऊंगा तो ज्यादा आपको फील दे पाऊंगा, अभी बताने से कोई फायदा नहीं होगा। ओके, तो बच्चों एफ ऑर्बिटल 7 डीजनरेट, 7 कहां से आया? ये एल की वैल्यू 3 होगी तो एम की वैल्यू 7 वैल्यूज होंगी, तो 7 डीजनरेट क्यों? क्योंकि इनके एन और एल की वैल्यू सेम है, सिर्फ एम की वैल्यू डिफर कर रही है, तो इनकी एनर्जी सबकी सेम होगी। ओके, चलिए, इनका शेप जो है ना हमारे कोर्स में नहीं है, बट मैंने फिर भी इनका पिक आपको दिखा दिया, थोड़ा आप इनको देख जाओगे, अच्छा ऐसा कुछ है, ये मजेदार पिक है इनका। ये एफ ऑर्बिटल्स है बच्चों, राइट? 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अकॉर्डिंगली इनका नाम भी है, बट दैट्स नॉट इन आवर सिलेबस। मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा दिया कि आपको लगेगा अच्छा हाँ कुछ होता है जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, एंड आई हैव सीन इट। ओके, ठीक है, these are 7 F orbitals, right? Okay, now representation of psi। जो सॉल्यूशन आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, वो psi आता है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करें हम लोग? तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 2 तरह के कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। एक ही चीज को बताने का 2 तरीका यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना? ऐसा जिसमें कहूँ कि मुझे बताना है कि ये बच्चा बहुत ओबीडियंट है, फॉलो करता है। मैं आपको सही बताऊं, ऐसे कोई बच्चा जो फॉलो करता अपने टीचर को, उसको लाइफ में असफल होते नहीं देखा मैंने। हाँ, अगर फॉलो करता हो सही नीयत से, अंदर से, नहीं देखा मैंने। आप भी जानते हैं महाभारत में एकलव्य को इससे गुरु ही नहीं मिला ठीक से, अब वो बंदा भी क्लिक करेगा, क्यों? उसका डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। तो बच्चों मैं क्या बताना चाह रहा था कि किसी चीज को बताना 2 तरीके होते हैं, यहाँ पर 2 तरीके यूज करते हैं एक ही चीज को बताने का। कई बार कई तरीके यूज कर सकते हैं, यहाँ हम 2 तरीकों की बात करने वाले हैं। हमको साई को बताना है। साई कहां से आया? सॉल्यूशन आया, उसको हम बताना चाहते हैं कि सॉल्यूशन देखो ये आया है, ये सॉल्यूशन ऐसा कह रहा है। जो साई आया है वो सॉल्यूशन ये बात बताना चाह रहा है हमको, ये सॉल्यूशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको बताने के हम 2 तरीके यूज कर रहे हैं। जैसे मैं कहूं कि कोई व्यक्ति मुझसे 5 किलोमीटर दूर है इस डायरेक्शन में, मैं कहूं कि अगर वो व्यक्ति मुझसे 15 मिनट के रास्ते पर है और मेरी गाड़ी इस स्पीड से जाएगी तो वो भी 5 किलोमीटर पहुंच गया। तो यू नो उस डिस्टेंस को बताने का हम कई तरीके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उसके पोजीशन को लोकेट करेंगे, 2 तरीके यूज करेंगे। एक को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जहां हम लोग एक्स वाई जेड का यूज करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान सुनना, तुम्हें एकदम बिल्कुल फोकस कर जाओ आप, एकदम 100% समझ में आएगा। तो एक को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और एक बात और, अगर अभी नहीं समझ में आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं बहुत ताकत से समझा रहा हूं और ये लोग पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। दूसरे को बोलते हैं बच्चों पोलर या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट।
ये सब एनसीईआरटी में दिया भी है, बहुत ब्रीफली दिया हुआ है, एक लाइन यूज कर दिया है। तो एक ही चीज को, एक ही बात को रिप्रेजेंट करने के लिए, समझाने के लिए हम दो तरीके यूज कर रहे हैं, दो बातें नहीं है। एक में हम लोग एक्स वाई जेड का यूज कर रहे हैं, एक में आर थीटा फाई का यूज कर रहे हैं। इसको फाई बोलते हैं, आर, ये लैटिन है बच्चों ना, आर थीटा फाई। ओके, तो ये आर थीटा फाई का यूज करते हैं। इसको पोलर या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कहते हैं, एंड दिस वन इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो बच्चों, बहुत ध्यान सुनो। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं कहूँ इधर x है, इधर, या कहूँ इधर x है, इधर x, इसको ना ऐसे दिखाते हैं। अगर ये x की तरफ होता है, अपनी अंगुली को मैं ये इस हथेली को, पाम को मैं इधर ये इस तरह मोड़ता हूँ, मतलब y की तरफ, तो ये अंगूठा होता है z दिखाता है, x to y, राइट हैंड साइड से x to y जा रहा हूं तो ये राइट z दिखा रहा है। तो अगर ये x है तो ये y होगा और ये z हो जाएगा। ओके, बात में समझ गया। चलिए मैं कैसे दिखाते हैं, यहां देख लो एक बार। ये ऐसा हुआ बच्चों, ये अगर मेरा x हुआ, जिसमें x से y आया तो ऊपर क्या हुआ, z हो गया। बहुत गौर से सीखना है, मैं आपको मैथ्स नहीं सिखा रहा, मेरा उद्देश्य है आपको ये कोऑर्डिनेट सिखाना। अगर ये x होगा तो ये y होगा और ये z होगा। अगर कोई पॉइंट बच्चों यहाँ पर है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर साई सॉल्व करके आया और इस साई के x y z की वैल्यू है, अगर ऐसा है, अगर इस साई के x y z की वैल्यू है बच्चों, तो ये जैसे मान लो ये x है, इधर x है, इधर x है, इधर y है, उधर z है, और कोई पॉइंट ऐसा है ना, तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन लो। प्रोजेक्शन समझते हो, परछाई मतलब उस प्लेन पे गिराओ, ड्रॉप करो, कहाँ गिरता है। देखो ये एक्स वाई प्लेन है, ये x है और ये y है, तो प्लेन क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन। ये z है, ये x है और ये z है, ये x ये y है ना, आप समझ आ रहा है, ये x ये y और ये ऊपर क्या है, z है, तो ये x z प्लेन हो गया, ये x y प्लेन हो गया, है ना, ये y है और ये z है, तो ये y z प्लेन हो गया। ओके, तो अगर कोई पॉइंट ऐसा है बच्चों, तो इस पॉइंट को अगर ड्रॉप किया जाए, ड्रॉप क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। बहुत ध्यान सुनो, जिंदगी में तुम्हें दोबारा ये सब इतना डिटेल में सुनने को पता नहीं कब मिलेगा, तो बहुत ध्यान सीखो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप फोकस कर जाओ, है ना, जीरो चार्टिंग के साथ में। अगर इसको मैं ड्रॉप करे बच्चों, प्रोजेक्शन गिरा है, ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन पे गिरा और इसको फिर एक्स की तरफ ले जाओ, तो जो दूरी होगी ना, ये एक्स है, ये वही एक्स है जो उसकी वैल्यू है, एक्स वाई जेड। हाँ, अगर एक्स वाई जेड को आप एक्स नॉट लिखते हो, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, एक अलग वैल्यू देने के लिए, तो अगर एक्स नॉट वाई नॉट जेड इसको ड्रॉप करते हो, अगर इसका ऐसे ये ऐसे पॉइंट है, ये एक्स है, ये वाई है और ये ऊपर क्या है, जेड है, तो जेड एक्सिस पे अगर इसका लेते हो, जो दूरी आएगी जेड एक्सिस पे, जेड पे इधर जो दूरी आएगी उसको बोलोगे जेड नॉट। एक्स एक्सिस से जो आएगी वो हो गया एक्स नॉट, वाई पे जो आएगी वो क्या हो गया, वाई नॉट। क्लियर। चलिए इसको मैं आपको दिखाऊंगा। ये बच्चों एक्स वाई जेड जो वैल्यू है वो साई की वैल्यू दिया जा रहा है, इसी को हम लोग आर थीटा और फाई में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं, और इसके ऊपर कंपटीशन में खूब सवाल पूछे गए, खूब मतलब खूब पूछे गए हैं, और आपको मजा आएगा, अरे यार ये इतना आसान है क्या, हम लोग छोड़ देते हैं। लेट्स सी बच्चों, आर क्या है, अगर इस पॉइंट का नाम मैं ए देता हूं और इसका ओ देता हूं, तो ओ से ए की दूरी को हम क्या बोलेंगे, आर। ठीक है, और ये आर जो होगा बच्चों, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से मैच करोगे, इट विल इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर इसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है तो। क्लियर। आर की लो कॉपी लेके नोट करते रहो फटाफट फटाफट। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। चलिए देखते हैं हम लोग ये आर थीटा फाई कैसे निकालते हैं, ये समझाने के लिए बताया। आर इज रेडियल डिस्टेंस, और थीटा क्या है बच्चों, थीटा ये जो है ना, इसका जो जेड के साथ जो एंगल है उसको बोलते हैं थीटा। जेड को हम लोग जेनिथ भी बोलते हैं, जेनिथ। जेनिथ मतलब वर्टिकल। जैसे सोचो मैं यहां पर हूं, मेरे यहां सूरज है, ये नॉर्थ है, सपोज करो नॉर्थ है, क्योंकि हम लोग नॉर्थ को रेफरेंस मानते हैं।
रेफरेंस मतलब जिसके तुलना में हम बाकियों को निकालते हैं। ओके, नॉर्थ क्या हमारा रेफरेंस है। क्लियर बच्चों, ये सूरज हमारे यहां पर है, तो मैंने सूरज को ऐसे देखा, तो सूरज का जो वर्टिकल से एंगल है उसको थीटा बोलते हैं। सूरज का वर्टिकल मतलब जेनिथ, वर्टिकल से जो एंगल है क्या बोलते हैं उसको, थीटा। और जब ये थीटा हो गया तो सूरज ग्राउंड क्या बोलोगे आप, रेफरेंस प्लेन। ग्राउंड क्या बोलोगे आप, रेफरेंस प्लेन। इसको रेफरेंस प्लेन बोलेंगे। तो ये हमारे सूरज हैं जिनको मैं देख रहा हूं, या कोई तारा या कुछ भी, या कोई किसी को भी हाइट पे देख रहा हूं मैं, या चाइना वाले अटैक कर रहे हैं उनका मैं कोई वहां रॉकेट को देख लिया। यही सब ना, यही सब कोऑर्डिनेट हमारे जो भी मिसाइल बनाते लगा होता है। और ये आर थीटा फाई एक्स वाई जेड, आर थीटा फाई लगा होता है, और उसे तुरंत लोकेट करता है, धूम से मार देता है उसको। समझ रहे हो, वो समझ जाता है कहाँ जाने वाला, लोकेट के मार देता है। तो उसमें सब पोजीशन लगा होता है बच्चों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। देखो तो क्या है, पहले समझ लेते हैं हम लोग। अगर कोई यहाँ पे कोई चीज है, चाइना कोई मिसाइल यहाँ पर, उसको मारना हम लोगों को, उसको लोकेट करना है, ये नॉर्थ पोजीशन है, तो उसका जो वर्टिकल से एंगल होगा इट इज कॉल्ड थीटा। उसको प्रोजेक्शन गिरा दिया, उसकी दूरी उसको बोलते हैं आर, प्रोजेक्शन गिरा दिया आपने। तो अगर ये r है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा। आपको पता है ना बच्चों कि अगर ये r है और ये एंगल थीटा है, ये क्या होगा, r cos थीटा। आपको पता होगा। और ये क्या हो जाता है, r sin थीटा। मतलब r cos थीटा क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन को हम लोग cos थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोजेक्शन को हम लोग cos थीटा में, तो ये r है अगर, और ये एंगल थीटा है, तो द प्रोजेक्शन इज r cos थीटा एंड दिस इज r sin थीटा। तो ये r और वर्टिकल से एंगल थीटा, तो दिस इज r cos थीटा प्रोजेक्शन। और ये जो यहाँ प्रोजेक्शन है r sin थीटा, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन इज r sin थीटा। लेट्स सी हियर, अगर ये r है, ये r है बच्चों, ये पूरा r है और एंगल थीटा हो गया, ठीक है। इस एंगल को जो कि अभी इस प्लेन से बना रहा है, वो ध्यान से देखो, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार थोड़ा अच्छा दिख बनाने के लिए। चलो बच्चों, चलो चलो चलो, कम ऑन। अभी मैं कई तरीके से दिखाऊंगा ना इसको, तुम जानते हो मैं वो जिद्दी आदमी हूँ, बिना सिखाए मानूंगा नहीं। देखो ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z, ठीक है। मान लो पॉइंट हमने दिखाया बच्चों ऐसे, ठीक। ये पॉइंट हमारा P, इसको हमने बोला O। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साई को, साई x y z, या x नॉट y नॉट z नॉट। इसी साई को हम लोग लिख सकते हैं r थीटा और फाई में, r थीटा और फाई में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगर हम इसका प्रोजेक्शन लेते हैं, इस है ना, एक तुम समझ गए कि अगर ये है तो इसका प्रोजेक्शन इस पे लो, इस पे। ये पॉइंट कितना है बच्चों, जेड नॉट, जेड पे प्रोजेक्शन कितना हुआ, जेड नॉट, ठीक है। तो हम कहेंगे दिस ओ है ना, पॉइंट का पोजीशन है जेड नॉट। ओके बच्चों, चलिए अगर इसका प्रोजेक्शन हम लेते हैं, इसका प्रोजेक्शन हम यहाँ लेते हैं किस पे, एक्स वाई प्लेन पे। देखो अभी आपको दिखाऊंगा, देखो ये प्रोजेक्शन है इसका, है। तो अगर ये r है और ये r, जेड नॉट इज इक्वल टू r cos थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना है, थीटा है, और cos थीटा से ही प्रोजेक्शन मिलता है। समझ गए बच्चों। तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, r sin थीटा, है ना। इसका नाम दो a, सो ओ ए विल बी r sin थीटा। कहो गुरुजी कैसे हुआ, तो लेट्स सी बच्चों, अगर ये r है तो यार cos थीटा, ये क्या हो गया, r sin थीटा। समझ गए आप लोग। चलो ये हो गया r sin थीटा, ठीक है। ये r है, ये r cos थीटा, ये r sin थीटा। अब ध्यान सुनो, ये x को हम लोग रेफरेंस, जो x है, जैसे मैंने कहा नॉर्थ हमारा रेफरेंस लाइन होता है, वैसे इसमें x को हम लोग रेफरेंस लाइन मानते हैं। तो जो रेफरेंस लाइन से एंगल होता है, जो एंगल किससे होता है,
जो एंगल होता है रेफरेंस लाइन से उसको बोलते हैं फाई, और उसको बोलते हैं एजिमुथल एंगल। क्या बोलते हैं? एजिमुथल एंगल। सो फाई इज एजिमुथल एंगल, एजिमुथल एंगल। आगे जब फिजिक्स पढ़ोगे, हायर फिजिक्स, तो वहां इसको ए जेड से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में। ए जेड मतलब एजिमुथल एंगल। रेफरेंस लाइन से कौन बनाया है? प्रोजेक्शन, ऊपर से प्रोजेक्शन ड्रॉ किया ये, और इस प्रोजेक्शन का एंगल है रेफरेंस एंगल। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं, ये जेनिथ है, तो ये 90 माइनस थीटा जो ये होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा इज एल्टीट्यूड, या ऑल्सो कॉल्ड एलिवेशन एंगल, और फाई इज कॉल्ड एजिमुथल एंगल। नोट करते जाना है बच्चों, बहुत जरूरी है। एक बार समझ जाओ, तुम जिसको बताओगे ना दंग रह जाएगा, यार गजब है ये तो। मैं जब पहली बार सीखा था तो बहुत एक्साइटेड हो गया था, तो धीरे धीरे मैं आपको करीब पहुंचा रहा हूँ। फिर देखो ध्यान से, यहाँ पर चाइना वाला मिसाइल है, मार गिराना हम लोगों को, है ना। तो हमने पहले उसको देखा, वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा, और जो इस एक्स वाई प्लेन से बना रहा है धरती माता से, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या एल्टीट्यूड प्रोजेक्शन। तो अगर ये दूरी r है तो ये होगा r cos थीटा, ये हो जाएगा r sin थीटा। और अगर ये नॉर्थ है बच्चों तो r sin थीटा, और नॉर्थ में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एजिमुथल एंगल। क्या बोलते हैं? एजिमुथल एंगल। समझ गए आप लोग? देखो ये चाइना का मिसाइल, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, जो भी समझ लो आप। r दूरी हुई, ये थीटा एंगल, r cos थीटा, जेड नॉट की वैल्यू हो गई। और बच्चों मैं भी आपको एक फोटो दिखाऊंगा ना, इसे सबसे आपको दिखाने वाला हूँ, पता है ना, मैं हर चीज दिखाता हूँ, फोटो वीडियो सब दिखाऊंगा आपको। ये क्या हो जाएगा? ओ ए r sin थीटा। अब ये क्या हो जाएगा? देखो r sin थीटा cos फाई। तो बच्चों हम कहेंगे ओ, ये x क्या होगा? x नॉट, x नॉट, x नॉट मतलब ये वाला, तो इसका cos फाई हो जाएगा, है ना। ये कितना है? r cos थीटा। चलिए 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 बच्चों, कमॉन कमॉन कमॉन। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला ये हो गया r sin थीटा cos फाई, r sin थीटा और cos फाई। फिर सुन लो कैसे आया बच्चों, ये देखो r है तो दिस वन इज r cos थीटा, ये हो गया r sin थीटा। ठीक है, और ये फाई एंगल है तो r sin थीटा cos फाई। ये y कितना हो जाएगा? r sin थीटा sin फाई। तो y विल बी r sin थीटा sin फाई। तो मैंने क्या किया बच्चों, फिर ध्यान से, हमने क्या कर दिया यार, हमने जो एक्स वाई जेड लिखा था, एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट को आर थीटा फाई में रिप्रेजेंट कर दिया। और आर इज इक्वल टू क्या होता है? आर इज इक्वल टू, फिर से लिखता हूं, अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। कहोगे फिर से दोनों क्यों लिखा जा रहा है? ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। और जैसे मैं कहूं कि ये बच्चा, जिसमें किसी के विषय में कुछ बताऊं, मैं कहूं इसमें शुगर का लेवल इतना है, मैं कहूं ये सबसे मीठा है, तो शायद दोनों ही शुगर के लेवल को बता रहा है, बट कहने का तरीका बदल गया, तो मैं एम्फेसाइज अलग चीज को कर रहा हूं। जब मैं आर थीटा फाई में रिप्रेजेंट करता हूं, मैं दूरी बताना चाहता हूं, कितना दूर है, एंगल बताना चाहता हूं, ये उसकी पोजीशन को लोकेट करता है, बट दोनों से एक ही चीज को हम समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये आर दूरी पर चाइना का मिसाइल, इसको मार गिराना है, तो वर्टिकल से जो एंगल होता है, वर्टिकल मतलब जेनिथ, जेनिथ मतलब हाईएस्ट पीक, ZENITH, जेनिथ, ZENITH। ओके, तो जो आर दूरी पर है तो थीटा एंगल, तो आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, है ना। आर cos थीटा उसका प्रोजेक्शन हो गया, आर साइन थीटा परपेंडिकुलर हो गया। आर साइन थीटा का जो नॉर्थ से एंगल होता है उसको बोलते हैं एजिमुथल एंगल। तो आर साइन थीटा cos फाई हो गया एक्स वाला, आर साइन थीटा cos फाई, और वाई वाला हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई। समझ गए आप लोग? वाओ, ग्रेट। चलिए, आर क्या हुआ? रेडियल डिस्टेंस, 90 माइनस थीटा एल्टीट्यूड, एलिवेशन एंगल, इसको शॉर्ट में EL रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में AZ लिखते हैं बच्चों।
बाकी सारी चीज़ आपको पता ही है। और जो आर थीटा फाई का रिप्रेजेंटेशन है इसको पोलर या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो हाँ, आर साइन थीटा जो है, ये आर साइन थीटा जो है बेटा या बेटा बेटिया जो भी हो तुम, ये आर कॉस थीटा या आर साइन थीटा। आर साइन थीटा वाई एक्सिस पे नहीं है, ये एक्स वाई प्लेन में है। इधर ये है ना, ये देखो, ये मान लो एक्स है, ये वाई है, ये ऊपर जेड है ना, तो आर साइन थीटा ये गिरा बेटा, ये गिरा आर साइन थीटा। तो अब आर साइन थीटा, अब वाई में क्या होगा, आर साइन थीटा साइन फाई, क्योंकि ये एंगल फाई है ना, तो आर साइन थीटा कॉस फाई एक्स में हो गया। समझ गए? चलिए मैं आपको दूसरा दिखाता हूं फिर से, अभी मामला एक बार और समझ सकते हैं हम लोग। कम ऑन, लेट्स सी। देखो यहाँ थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा आपको। ये देखो चाइना वाला मिसाइल या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, ये साई है बच्चों, ये दूरी आर हो गई, ये प्रोजेक्शन हुआ। इस प्रोजेक्शन को मैं बोल रहा था, ये हो गया आर साइन थीटा, ये एंगल फाई हो गया, अज़ीमुथल एंगल, ये जेनिथ हो गया। शायद समझ में आ रहा होगा। ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा कॉस फाई, ओके, ये वाला हो गया। और ये क्या हो गया, ये हो गया आर साइन थीटा और साइन फाई। और ये आर है, ये थीटा, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। पता है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स क्या होता है और वाई क्या होता है। तो हम लोग तो कर लेंगे आराम से, बच्चों वाला खेल है हमारे लिए। चाइना को याद रखो, मिसाइल मारना है उसका, आर थीटा, आर कॉस थीटा, प्लेन, नॉर्थ एंगल फाई, कर लोगे आराम से। यस, हाँ, गुड, बहुत अच्छे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग क्या समझ में आया, एज़ीमुथल एंगल क्या होता है, आपको समझ में आया एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, जेनिथ क्या होता है, और ये पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया, राइट। चलिए बच्चों, अगेन फिर से मैं दूसरे तरीके से लेके आया हूँ। ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करके निकाला गया। अब आप सोच रहे हो कि पोजीशन की बात क्यों कर रहे हैं, पोजीशन तो होता ही नहीं है। तो साई को सॉल्व करते हैं ना, जब उसकी वैल्यू को एक जगह लोकेट करते हैं, मैंने आपको बताया था उसके जो वेव हैं सब सुपर इम्पोज होकर एक पार्टिकल बिहेवियर को की तरफ पहुंच जाते हैं। बट यू नो, जब हम इसको यहाँ देखते हैं, इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि यहाँ पे उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, नॉट 100%, है ना, बाकी जगह भी होता है। तो इट्स यू नो, मतलब ये कहो कि यहाँ पे इसकी सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी कम हो गई, सर्टेनिटी थोड़ी ज्यादा हो गई, बस दैट्स इट। नाउ बच्चों, ये एक्स वाई जेड आर थीटा फाई, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के करेस्पॉन्डिंग हम पोजिशन निकाल रहे हैं। किसे करेस्पॉन्डिंग, न्यूक्लियस के। विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस वी आर जस्ट लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर इलेक्ट्रॉन हैज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगा। आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं, हमको ये बताओ। मैं बहुत मेहनत करके सब समझा रहा हूँ। चलिए, ये बातें मैंने आपको समझा दिया है। अब नाउ नेक्स्ट, जो साई की वैल्यू है बच्चों, मैंने जैसा कहा कि हम किसी बच्चे को में क्या देखना चाहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उस भाषा में बात करते हैं। कई बार चीजों का उत्तर तो, कई बार एक ही उत्तर के कई मतलब एक ही चीज बताते हैं हम लोग। कहते हैं ना, एक गिलास में कहते हैं कि आधा गिलास खाली है, कहते हैं आधा भरा है। ये शो करता है हम क्या जानना चाहते हैं, हमारा अप्रोच शो करता है। तो बात तो एक ही बता रहे हैं, बट आंसर्स का मतलब अलग अलग निकल जाता है। सिमिलरली यहाँ पर साई को हम लोग एक्स वाई जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो मैं टाइम छोड़ चुका हूं, बिकॉज हियर वी आर इंटरेस्टेड इन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, राइट बच्चों। ये आर, तो बच्चों ये साई जो है, बहुत ध्यान सुनो भाई, साई को हम लोग या तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, या फिर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ये आर, ये देखो कुछ डरावना सा एक्सप्रेशन है, लैटिन में ये यूज करते हैं, थीटा, ये जैसे ना ये पैरामीटर यूज कर रहे हैं, और ये फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, थोड़ा डरावना सा एक्सप्रेशन है, लेकिन तुमको डरना नहीं है। देखो बच्चों, ध्यान समझो, ये क्या दिखा रहा है उसका रेडियल, ये सभी वेव फंक्शन हैं
मतलब जैसे मैं किसी का दाम पता करूं तो आम का ही दाम रुपए में बताए, पैसे में बताए, किलोग्राम में बताए, कितने 1 किलोग्राम इतने का मिलता है, या ग्राम में बताया, आधा किलो में बताया, तो बता तो एक ही चीज रहा है, तरीका अलग यूज कर रहा है, ठीक है ना। मैं आम का दाम पूछूं, पसेरी में बताया कि 5 किलो इतने का मिलेगा, उसको लगता है मैं ज्यादा खरीदूंगा, किलो में बता लगता है मैं कम कर दूंगा, 1 पीस का दाम बता लगता है उसको बहुत कम कर दूंगा, बट दाम तो दाम ही बता रहा हो। सिमिलरली ये सब साई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये देखो ये रेडियस दूरी बता रहा है, ये सब उसका एंगल बता रहा है, अलग अलग एंगल, ये हमने अभी अभी देखा है। ये बता रहा है बच्चों थीटा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन को लेके आता है बाद में, और ये बता रहा है एजिमुथल एंगल को। तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन, नोट कर लेना है, रेडियल वेव फंक्शन। ये सब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकल के आए, उसका सॉल्यूशन है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और अप्रोक्सीमेट मेथड को यूज करके निकाला गया। ठीक, मुझे उम्मीद है इतनी बातें पता है आपको। जिसको नहीं पता है पिछले लेक्चर्स को बहुत गौर से सुनो, अब तुम्हें मजा आएगा। अच्छा मैं पीछे इतना स्लो क्यों पढ़ा रहा था, आपके अंदर आइडिया बिल्डअप कर रहा था। आप लोग बहुत अच्छे हो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियल वेव फंक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेव फंक्शन। दिस इज एंगुलर वेव फंक्शन एंड दिस वन इज रेडियल वेव फंक्शन। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, इसको ऐसे। तो एंगुलर वेव फंक्शन कई बार हम लोग ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और रेडियल वेव फंक्शन को सिंपल आर से। इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। क्लियर, मेरी बात समझ आई। इसी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हुआ। इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट्स दिखा रहे हैं, इसमें हम लोग दूरी और एंगल दिखा रहे हैं। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट। ये जो है ना रेडियल वेव फंक्शन, ये 2 क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, 2 क्वांटम नंबर। अब अंदर घुस रहे हैं हम लोग। मैंने कहा था क्वांटम नंबर कहां से आए हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सॉल्व करने से आए हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या, इट्स ए क्वांटम इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। तो ये क्वांटम नंबर्स बेसिकली सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन क्यों किया गया, इलेक्ट्रॉन के सारी बातों को बताने के लिए। तो क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की सारी बातों को बताते हैं। वाओ ग्रेट, कहानी तो कितनी पीछे चल रही है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्यों आया, इलेक्ट्रॉन की पूरी पोल खोलने के लिए, उसके रहस्य को बताने के लिए। और उसके सॉल्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटम नंबर से। तो क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन की पोल खोल देगा। इसलिए जैसे मैं बताऊं कि आप कहां पे हो, कहोगे सर मैं बंगाल में हूं, या उड़ीसा में, या हिमाचल प्रदेश में हूं, तो आपने अपना राज्य बताया, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया कि सर मैं कुल्लू मनाली में हूं, हिमाचल प्रदेश में, फिर अपने गांव का नाम बताया समथिंग। तो वी आर जस्ट लोकेटिंग यू, सो वी आर जस्ट कैरेक्टराइजिंग यू, आपके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं उससे हम लोग। तो यहाँ पे जो ये साई की वैल्यू निकल के आती है बच्चों, जो क्वांटम नंबर निकल के आता है, वो इलेक्ट्रॉन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। और इसीलिए क्वांटम नंबर्स मतलब n, l और m जो यहाँ पर है, s की बातें हम बाद में करेंगे। एस क्वांटम नंबर एक और होता है ना स्पिन, वो आगे पढ़ेंगे, वो इससे निकल के नहीं आया। तो ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, इनको कुछ लोग कहते हैं एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यू नो इट्स जस्ट लेमैन भाषा समझने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, बट वी एज अ केमिस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इन डिफरेंट अप्रोच। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन के सारे कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है, बताएगा भी क्यों नहीं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकल के आया है। चल बच्चों, तो ये बच्चों जो रेडियल वेव फंक्शन है ना, ये 2 चीज पर डिपेंड करता है, n और l, n और l, ठीक है। और जो ये दोनों है ना, ये जैसे ये वाला जी, तो ये डिपेंड करता है l और m के ऊपर, और ये डिपेंड करता है phi सिर्फ और सिर्फ m के ऊपर। तो अगर हम लोग इन दोनों को एक में समेट दिया जाए तो हम कहेंगे एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड करता है l और m के ऊपर। किसके ऊपर, l m के ऊपर, एंगुलर वेव फंक्शन। और रेडियल डिपेंड करता है n और l के ऊपर। ये इसमें m नहीं है, रेडियल वेव फंक्शन में m नहीं है। ओके ओके, समझ गए आप लोग, नोट करते रहना है। तो साई ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, रेडियल वेव फंक्शन, और ये एंगुलर वेव फंक्शन, ये डिपेंड करता है बच्चों n और l के ऊपर, और ये डिपेंड करता है एंगुलर वेव फंक्शन ये m और l के ऊपर, और ये सिर्फ और सिर्फ m के ऊपर। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को। चलिए, इस तरह से हम लोग साई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों
रेडियल वेव फंक्शन आर जो कि n और l पे डिपेंड करता है एंड एंगुलर वेव फंक्शन थीटा और फाई जो कि l और m पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो वी कैन रिप्रेजेंट इन टू वेज, राइट। मैं आपको और बातें बताऊं, वैसे तुम लोग जानते हैं कि n और l ये मिलके एनर्जी निकालते हैं ना बच्चों। तो रेडियल वेव फंक्शन से हमें एनर्जी मालूम चलता है, किसका? उस साई का, या ये कह लो कि जिस साई की वैल्यू के लिए इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो वहां पे एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी वो हमें इससे मालूम चलता है। इसमें n और l दोनों है, इसमें n और l है ही नहीं एनर्जी, और उसका साइज निकल के आता है और उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस निकल के आता है, कितनी दूर पे है, ऑब्वियसली रेडियस बता रहा है। ओके और ये जो है बच्चों, मैं आगे आपको धीरे धीरे और एक्सप्लेन करूंगा, आपको बता दूंगा कि एस स्फेरिकल क्यों आया, पी डम्बल्ड क्यों आया, डी डबल डम्बल्ड क्यों निकल के आया। आई विल जस्ट लेट यू एक्सप्लेन, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। सो बच्चों ये शेप बताता ऑर्बिटल का, लेकिन ध्यान रखना ये जो शेप है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं मारता, वो पाथ नहीं है। जैसे घर है, यहाँ पे मेरे पाए जाने की संभावना ज्यादा है, इसमें नाच नहीं रहा हूं, इसमें मैं बात मेरी समझ गए ना आप। तो ये अलग अलग बात। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए, अगर हमें उसका साइज चाहिए, अगर हमें उसका डिस्टेंस चाहिए, तो हम सिर्फ इसको अध्ययन करेंगे, इसको रेडियल वेव फंक्शन को। और अगर हमें उसका शेप चाहिए तो हम इसको अध्ययन करेंगे, किसको? एंगुलर वेव फंक्शन को। तभी शुरू में हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं, कौन सा? ये वाला रेडियल वेव फंक्शन। ओके ये सिर्फ हमारे कोर्स में यही दिया हुआ है। तो हम लोग जब साई बोलेंगे, तो हम आर समझते हैं, लेकिन आर इज जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ साई। बट हमें जैसे मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो खेलने में उतना अच्छा नहीं है, उसकी पेंटिंग अच्छी नहीं है, बट पढ़ने बहुत तेज है वो। तो अगर मुझे उसकी पढ़ाई से मतलब है तो बस ठीक है, हम वही बातें करेंगे। बट कोई मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर आता है, वो बच्चों की फिटनेस चेक कर रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप लोग भी घर पे सुबह सुबह योग किया करिए, शाम को भी थोड़ा लिटिल बिट एक्सरसाइज कर लिया कीजिए, बाकी आप ध्यान रखते ही होंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है ये। तो कोई फिजिकल एजुकेशन टीचर आए, उस बच्चे को देखे कहे यार तुम तो फिट नहीं हो, कैसे? सब लोग इसकी तारीफ करते हैं। तो जो लोग तारीफ करते हैं उनका ओरिएंटेशन अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी प्लानिंग अलग है, वो सिर्फ उसकी पढ़ाई के परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। बट ये अलग देख रहे हैं, ये इनके फिजिकल फिटनेस को देख रहे हैं, राइट। सो एक ही बच्चे के लिए हम लोग डिफरेंट ओरिएंटेशंस रख सकते हैं। तो एक ही बच्चे के लिए डिफरेंट ओरिएंटेशंस रख सकते हैं। हम क्या देखना चाहते हैं उसमें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो तो अगर उस बच्चे में हम लोग देखना चाह रहे हो कि वो कितना दूर है इन सब बातों को, चलो देखते हैं हम लोग। कमॉन बच्चों, अगर हम किसी बच्चे में साई अगर हम उसके आर को देखना चाह रहे हैं, रेडियल, तो ध्यान सुनो मेरी बात को। जैसे साई को समझते हो ना आप लोग अभी तक, जैसे समझे हैं, जैसे साई को समझते हैं वैसे इसको समझेंगे। एग्जामिनेशन में इट इज प्रोबेबल, इसकी भारी संभावना है कि साई न लिख के आर लिख दे। तो ये दोनों एक ही चीज है, बल्कि ये कह लो कि ये इसके कुछ बात को बताने आया है। इसको रेडियल वेव फंक्शन कहते हैं। जैसे साई कंप्लीट वेव फंक्शन है, एंगुलर को हमने छोड़ दिया क्योंकि हम उसके शेप में इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम बच्चे के फिजिकल फिटनेस की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उसके सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी की बातें कर रहे हैं। बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन दैट वन, वी आर कंसर्न अबाउट हिज एकेडमिक ग्रोथ, बट एक फिजिकल एजुकेशन टीचर, एक आर्ट टीचर, एक म्यूजिक टीचर, उनका अपना अलग अप्रोच होगा। ऐसा होता है कोई बच्चा किसी में अच्छा नहीं कर रहा, म्यूजिक में अच्छा कर रहा है, यस दैट्स पॉसिबल। सो बच्चों हम लोग इसको देख रहे हैं, और जब भी मैं इसकी बात करूंगा आप इसको समझना। जैसे मैं कहूंगा आर स्क्वायर, तो आप समझ जाना इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी बटे वॉल्यूम होगा। समझो बच्चों, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, आर स्क्वायर, राइट। इट्स रेडियल वेव फंक्शन, बट ये दूरी पे बता रहा है, एंगल पे नहीं। समझ गए आप लोग? चलिए तो नोट करते रहो बच्चों। तो भैया
जैसे साई है वैसे ही आर है, साई को हम आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बड़े रास्ते पे हम क्या लिखेंगे, साई इज इक्वल टू आर रेडियल वेव फंक्शन जो कि एन और एल पे डिपेंड कर रहा है, और ए एंगुलर वेव फंक्शन जो कि एल और एम पे डिपेंड कर रहा है। नाउ दिस टू आर कंप्लीट। और यू नो एंगुलर वेव फंक्शन जो है वो इन दोनों से मिलकर बना है, ये थीटा और ये फाई। क्लियर, समझ गए बच्चों, मजा आ गया आप लोगों को? समझने के बाद यस बोल देना है। कोई पूछे आर क्या है, कोई पूछे आपसे आर क्या है तो क्या बोलोगे, इट्स रेडियल वेव फंक्शन, क्योंकि एन और एल पे डिपेंड करता है। ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, ये साइज और एनर्जी बता रहा है। साइज मतलब न्यूक्लियस से कितना दूर है, जितना दूर होगा साइज उतना बड़ा होगा। तो इसमें डिस्टेंस भी ऐड कर सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ये डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस साइज और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बता रहा है। ठीक है, और देखो एंगुलर वेव फंक्शन है, टोटल एंगुलर वेव फंक्शन जो कि सिर्फ एम और एल पे डिपेंड कर रहा है। बहुत अच्छे बच्चों हैं, यू नो ऐसा पार्ट है जिसको 99.99999% टीचर नहीं पढ़ाते हैं, सब कोरम पूरा के चले जाते हैं, बस लिख दिया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ जाते हैं। और एनसीईआरटी में एक लाइन सबके विषय में लिख दिया है, तो और फोटो बनाया भाई, डायग्राम बनाया, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोग छोड़ देते हैं। तो मैंने तय किया बच्चों को सिखाऊंगा कि मेरा मानना है मेरे सारे बच्चे अच्छे होते हैं, बस उनको सिखाना होता है। देखो आप लोग कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, वाओ, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ यू, आई लव यू ऑल। मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग को मैं प्राउड फील कर रहा हूँ ना। उसी बच्चों तो जो एंगुलर वेव फंक्शन है, ये टोटल एंगुलर वेव फंक्शन जो कि एम और एल पे डिपेंड करता है, एंड ये एंगल पे डिपेंड करता है। इसमें कहूँ कि इस एंगल पे यहाँ पर है, उस एंगल पे नजदीक है, उस एंगल, हाँ, जिसमें कहूँ ये चाइना मिसाइल बात कर रहा था तो कई मिसाइल छोड़ दिया, हमने देखा कि वो इस एंगल पे मिसाइल उसका पास में है, इस एंगल पे मिसाइल उसका दूर है, इस एंगल पे यहाँ पे है, तो फॉर डिफरेंट एंगल्स, यू नो। बट अगर मैं एंगल को न कंसिडर करूँ, सिर्फ दूरी की बात करूं, तो मैं क्या पूछूंगा, रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन एंगल पर डिपेंड नहीं करता, जबकि एंगुलर वेव फंक्शन एंगल पर डिपेंड करता है। और ये क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो साई को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। ओके, बहुत अच्छे, ग्रेट। नाउ मैंने आपको ये बताया कि आर स्क्वायर क्या होता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ए स्क्वायर क्या होता है, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये दोनों मिल जाएंगे तो साई स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि मॉड साई स्क्वायर इज इक्वल टू बोलोगे आर स्क्वायर जो कि एन एल पे डिपेंड करता है, और ए स्क्वायर जो कि थीटा और फाई पे डिपेंड करता है। इन दोनों को मिलाएंगे हम लोग तो साई स्क्वायर बनता है। लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पे इसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि दोनों को लेकर अध्ययन करना एक तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब समझ में आने मुश्किल होता है, राइट। और दूसरा, इसकी जरूरत हमको नहीं है, इनको हम सेपरेटली अध्ययन करते हैं, इसको अलग और इसको अलग। और हमारे कोर्स में सिर्फ ये है बच्चों, आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया मैं दे दूंगा। क्लियर। तो जब भी अब कहीं पर आर लिखा होगा एज अ वेव फंक्शन तो आप समझ जाओगे ना। ओके, ठीक है, मैं आपको एक दो बातें और बता देता हूं, मजेदार बातें। वाओ, ग्रेट, लेट्स सी, बहुत मजा आने वाला है। कम ऑन गाइस, बच्चों बहुत प्यारे हो आप लोग अच्छे इसलिए समझ जा रहे हैं यार। चलो देखो, आर किस पे डिपेंड करता है, एन और एल पर। ठीक है, किस पर, एन और एल पर। ध्यान समझो, अगर ये कोई 3p ऑर्बिटल हो, कौन सा ऑर्बिटल, 3p, मतलब ये जो लिखा होता है ना, ये n की वैल्यू होती है, और ये जो लिखा होता है ना वो l की वैल्यू होती है। तो 3p के लिए n की वैल्यू कितनी हुई, 3, और l की वैल्यू आपको याद है ना कि l की वैल्यू 0 होती है, 1 होती है, 2 होता है और 3 होता है। 0 मतलब s, p और d एंड f। तो यहाँ क्या है बच्चों, 3p क्या है, 3p, तो 3n की वैल्यू 3 हो गई, और p है तो p के लिए l की वैल्यू 1, l की वैल्यू कितना हुआ, 1। ठीक है, समझ गए आप। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 4d है, 4d, तो इसके n और l की वैल्यू बता सकते हो आप लोग। 4d के लिए बताओ आप n की वैल्यू क्या होगी और l की वैल्यू क्या होगी। हाँ, n की वैल्यू 4, बहुत अच्छे, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू, d के लिए l की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है ना, तो n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है,
बहुत अच्छे, ग्रेट। तो अगर हमको ऑर्बिटल दिया होगा तो हम लोग n और l की वैल्यू बता सकते हैं, यस नो? ऑर्बिटल दिया होगा तो n और l की वैल्यू बता सकते हैं। ये बातें मैंने क्यों की आपसे, चलो देखो तुम्हें तुरंत समझ में आने वाला हो। चलो कम ऑन बच्चों, r n और l लिखा है, अगर मुझे 3d ऑर्बिटल की बात करना होगा मैं लिखूंगा r, n की वैल्यू 3 और d के लिए 2, R32 मतलब मैं एड्रेस बताने जा रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं एक ऑर्बिटल के विषय में जिसके n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है। मतलब कौन ऑर्बिटल हो गया? 3D। हाँ, इसमें कॉमा कुछ नहीं है, आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा। ध्यान रखो, मैं कहूं R40 कि कौन सा ऑर्बिटल है, क्योंकि एक ऐसा ऑर्बिटल जिसके n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 0 है। 0 मतलब s, तो हो गया 4s। वैसे ही आप मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूं R32 R41, ये किन किन ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरीवन प्लीज कम ऑन, यू हैव टू explain, you have to find the orbitals represented by these two, R32 R41। everyone come on बताओ, R32 कौन सा ऑर्बिटल है? तो 32 मतलब n की वैल्यू 3 हो गई और 2 मतलब d हो गया 3d है, और 41 तो 4 मतलब 4 और 1 मतलब p हो गया 4p। अरे यार आप सभी लोग समझ जा रहे हो। तो जब भी बच्चों ऐसे R32 R41 R30 30 मतलब ये हो गया 3s ऑर्बिटल, है ना बच्चों? तो जब भी हमको किसी ऑर्बिटल के वेव फंक्शन, उसके बिहेवियर को बताना होता है, खासकर साइज बताना होता है, एनर्जी बताना होता है, न्यूक्लियस से दूरी बतानी होती है, तो हम R को यूज करते हैं, और शेप बताना होगा तो हम इसको यूज करते हैं, A को यूज करते हैं। क्लियर? चलिए एक बात और समझा दूं आपको मैं आज की क्लास के लिए। हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, बट जो सीख रहे हैं सॉलिड सीख रहे हैं। आप लोग घर पे नोट्स बनाइए, फॉलो करिए और किसी को समझाइए। अगर आप किसी को समझा देते हैं ना, पता है मैं बहुत आप लोग समझाते समझाते मैं समझ गया हूँ कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारे टीचर्स से होता है, वो बच्चों को समझाते हैं तो खुद इसको रियलाइज करते रहते हैं। तब दीवार को समझाओ, अपने छोटे भाई बहन दोस्त। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो बच्चों, अगर ये कोई बंधा हुआ है यहाँ से रस्सी और ये वेव मोशन कर रहा है, तो जो पॉइंट बंधा हुआ है या बीच में भी जो पॉइंट जो है जो मोशन में इन्वॉल्व नहीं है, हाँ देखो इसका वेव मोशन 0 0 0। तो जहां जहां पर मोशन वेव नहीं होता, जहां जहां पर साई की वैल्यू 0 होती है, जहां जहां पर वेव 0 होता है, साई लिखूंगा ज्यादा हो जाएगा, जहां जहां पर वेव 0 होता है, नो वेव, वेव नो वेव, जहां जहां पर वेव नहीं होता है ना बच्चों, नो वेव, या उसका एम्पलीट्यूड 0 होता है, एम्पलीट्यूड 0 होता है, एम्पलीट्यूड कितना होता है? 0। जिस पोजीशन पे, उन पोजीशंस को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं, नोड बोलते हैं। कोई आपसे पूछे नोड क्या होता है, तो बोलोगे वेव में जहां पर एम्पलीट्यूड 0 हो। देखो एम्पलीट्यूड मतलब यही तो होता है, एम्पलीट्यूड यही तो होता है, एम्पलीट्यूड 0 मतलब यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। बोलो यस नो? तो जहां जहां पर वेव 0 हो, एम्पलीट्यूड 0 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और आप जानते हो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एम्पलीट्यूड मतलब साई, जहां पे साई 0 हो जाए उसको क्या बोलोगे? नोड बोलोगे। क्या बोलोगे? नोड बोलोगे बच्चों। चलिए थोड़ा और आपको समझा देता हूं। जहां पर साई 0 होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नोड। नोड मतलब वेयर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव हैज 0 वैल्यू, जहां पर एम्पलीट्यूड वेव का 0 वैल्यू रखता है। जहां साई 0 हो गया वहां मॉड साई स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, मतलब वहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जाएगी। यस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मॉड साई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। बोलो यस नो? पढ़े हम लोग, कई बार पढ़े हैं। मॉड प्रोबेबिलिटी, देखो साई 0 होगा
तो अब इसलिए साई स्क्वायर 0 होगा। साई 0 कहां पर होगा? जहां नोड 0 है। नोड मतलब सॉरी साई जहां 0 क्या बोलते हैं उसको नोड बोलते हैं। 0 कहां पर होता है? मतलब ये 0 क्या बता रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन इज 0, मतलब ये वाली वैल्यू यार, ये वाली वैल्यू, ये इसी को तो हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये तो साई है, इसको 0 कर दिया हमने। तो जहां जहां 0 होगा, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, तो जहां जहां 0 होगा उसको हम क्या बोलते हैं? नोड। और जहां साई 0 होगा वहां पे मॉड साई स्क्वायर 0 होगा, मतलब वहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जाएगी। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मॉड साई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। तो जब यही 0 है तो 0 हो जाएगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो गई? 0। वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो गई? 0। सबको रिलेट कर दो बच्चों, फिर से कम ऑन एवरीवन। आज ये समझ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे हमने काम कर लिया। नोड किसको बोलेंगे? जहां साई 0 होता है। ये डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन, जहां एम्पलीट्यूड 0 हो जाए। ये तो है एम्पलीट्यूड, ये 0 हो जाए। जहां साई 0 होगा मॉड साई स्क्वायर 0 हो जाएगा। मॉड साई का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जाएगी है। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होता है? मॉड साई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। और यही 0 है तो 0 हो जाएगा। तो जहां पर नोड होगा, कोई पूछे नोड क्या होता है, तो बोलोगे नोड वह पोजीशन है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। लोग ये रटते हैं, बट तुमसे कोई पूछे क्या होता है, तुम रटोगे नहीं, तुम ए से लेके जेड तक समझा दोगे कि भैया देखो नोड क्या है। ये जिस वेव फंक्शन होता है ना, तो जहां पर एम्पलीट्यूड 0 हो जाए उसको नोड बोलते हैं, जहां 0 हो जाए। और जहां साई 0 होगा साई स्क्वायर 0 हो जाएगा। मॉड साई स्क्वायर 0 तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जाएगी, वहां प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो जाए, 0 हो जाए, 0 हो जाए, उसको क्या बोलोगे? नोड बोलोगे। ठीक है। और किसी पॉइंट पे 0 हो जाए तो उसको नोड पॉइंट बोलोगे। किसी प्लेन में 0 हो जाए तो उसको नोडल प्लेन बोलोगे। किसी एंगल पे 0 हो जाए, किसी एंगल पे चारों तरफ 0 हो जाए उसको किसी रेडियस पे 0 हो जाए, रेडियस पर उसको रेडियल नोड बोलोगे। समझाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझाता हूं आपको। तो अभी आपको नोड समझा दिया मैंने, नोड समझ में आया? ये ऐसे ही बताना आपको जैसे मैंने आपको बताया अभी। आप किसी को बताओगे ऐसे ही बताओगे, और जब ऐसे बताओगे ना तो हिल जाएगा अंदर से, गजब है यार, ये तो कमाल। देखो बच्चों, ये मेरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से r दूरी पर हम गए ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ फैला हुआ है यार, देखो बाप रे बाप। अब देखो मजेदार बात जो बोलने जा रहा हूं मैं। सपोज करो इस छोटे से इंटरवल में ये देखो, ये दूरी है बच्चों r0 की, सपोज r0 की। इस छोटे से इंटरवल में, जिसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं आपको, इस इंटरवल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है। इलेक्ट्रॉन के पाए क्यों 0 है, और मैं ग्राफ से आपको बताऊंगा अगली क्लास में। आज टाइम नहीं बचा, मैं पूरा समझाऊंगा ना, आपको हीरो बना दूंगा। हाँ, तो इस छोटे से इंटरवल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है बच्चों? 0 है। तो एक r दूरी पर, मतलब मैं जहां पे हूं मुझसे r दूरी पर 0 0 चारों तरफ 0 है, ऐसे r यहाँ पे, r यहाँ पर, r यहाँ पर, r यहाँ पर, r दूरी पर मिला दो इसको। तो उस छोटे से इंटरवल में इलेक्ट्रॉन के पाए संभावना क्या हो गई? 0। इसको बोलते हैं रेडियल नोड। क्या बोलते हैं इसको? रेडियल नोड। एक पर्टिकुलर रेडियस पर, मुझे सेंटर मान लो, एक पर्टिकुलर रेडियस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है, रेडियल नोड। एक पर्टिकुलर एंगल पे 0 है, एंगुलर नोड। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 है तो पॉइंट नोड। एक प्लेन में 0 है तो प्लेनर नोड। यस, तो नोड क्या है? जहां पर साई 0 है। जब साई 0 होगा तो मॉड साई स्क्वायर 0 होगा। मॉड साई स्क्वायर 0 होगा तो मॉड साई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम भी 0 होगा। और यही तो प्रोबेबिलिटी है बच्चों, समझ गए आप? तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको अभी भी नोड समझाया। हाँ, ये रेडियल नोड, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। नोड क्या है? नोड इज अ पॉइंट वेयर नो वेव एग्जिस्ट, या जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ये फॉर्मूला अभी के लिए तुम्हें याद करना पड़ेगा, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, कि नंबर ऑफ रेडियल नोड किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए, बच्चों मैं कहूं 4
1, मतलब कौन सा ऑर्बिट हुआ, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, मतलब 4p की बात कर रहे हैं हम लोग। तो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए रेडियल नोड्स कितने होंगे, सबको लोग ध्यान दो, n माइनस l माइनस 1, मतलब उसे कितने, मतलब उसके रेडियस में कितनी जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होगी। जैसे मैं बात करूं बच्चों 1s, तो इसमें n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0। मुझे पता करना है इसमें रेडियल नोड कितनी जगह पर होंगे। ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है। 4 नंबर लेके जाओ भाई, पेपर आउट है ये। 4 नंबर इकट्ठा कर लो, पेपर आउट। बताओ नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे, रेडियल नोड्स बताओ। तो कहोगे इज इक्वल टू रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n की वैल्यू 1, मैं 1s की बात कर रहा हूं, माइनस l की वैल्यू 0 माइनस 1, कितना आया 0। मतलब 1s में यहां से लेके इनफाइनाइट तक चले जाओ, कहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 नहीं होगी। किसमें, 1s में रेडियल नोड 0 हो गया। बट यही मैं बात करूं आपसे कि बताओ अगर मैं रेडियल नोड निकालूं किसके लिए, फाइंड रेडियल नोड। बच्चों अगर मैं कहूं बताओ रेडियल नोड 4-2 के लिए कितना होगा, R42, समझ गए। 4-2 मतलब n की वैल्यू 4 और d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल ना। इसकी बताओ रेडियल नोड की संख्या कितनी होगी, बोलोगे रेडियल नोड इज इक्वल टू n की वैल्यू 4 माइनस l की वैल्यू 2 माइनस 1, कितना हो गया 1। समझ में आया बच्चों, n माइनस l माइनस 1। अगली क्लास में मैं इस पे खूब और डिस्कस करूंगा, टाइम कम है। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला इतना, अगली क्लास में मैं यही से शुरू करूंगा, इस पे और चर्चा करूंगा, थोड़ा और बताऊंगा आपको। कई सवाल इससे पूछे जाते हैं ना, नंबर ऑफ एंगुलर नोड l, टोटल नोड कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दो, मतलब n माइनस l माइनस 1 और प्लस l, कितना हुआ n माइनस 1। तो सवाल पूछे बताओ एंगुलर नोड कितना होगा, क्या बोलोगे l, रेडियल नोड कितना होगा n माइनस l माइनस 1। इसको याद कर लो, अगली क्लास में मैं इसको डिटेल में और बातें करूंगा, आपसे सवाल पूछूंगा इसके ऊपर, और टोटल क्विज के क्वेश्चन ही पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एंगुलर एंड रेडियल नोड कितने होंगे, n माइनस 1। ओके, इनको जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी। सो आई बिलीव कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं अगली क्लास में आपके लिए कुछ और वीडियोस लेके आऊंगा, फोटोज लेके आऊंगा। आज हमने बड़ी अच्छी चीज समझी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एजिमुथल एंगल। लोगों को कई लोगों को बुढ़ोती तक नहीं मालूम चलता एजिमुथल एंगल है क्या चीज, बट मेरे बच्चे समझ गए, मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ। वो चाइना वाला हमको समझा दिया, चाइना मिसाइल मार के धार से गिरा देंगे लोग, ऊपर से नीचे प्लेन में आया, इधर रेफरेंस लाइंस एंगल, एजिमुथल एंगल। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, योग व्यायाम करते रहिए, और एनसीईआरटी थोड़ा बहुत रीडिंग मान लीजिए, सवाल खूब बनाइए। ओके, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद बच्चों। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।